अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जून की 4 तारीख और जुमेरात का दिन है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो आपसे वादा किया था कि आज हम फर्टिलाइज़र के ऊपर दी जाने वाली 37 बिलियन रुपए की सब्सिडी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल हम अपनी पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में कुछ जिक्र कर लें जो हमारा रोज़ का मामूल है। तो सबसे पहले मैं कमोडिटी मार्केट का जिक्र करना चाहूँगा। कल मैंने जिक्र किया था कि पीमेक्स में जो मतलब ट्रेड हुई थी, आज हमने जो डेटा देखा है, आज जो सुबह मार्केट बंद हुई है उसके बनस्बत कल जब मार्केट बंद हुई थी तो मार्केट करीबन 4.5 बिलियन पे बंद हुई थी, और आज हमने देखा कि मार्केट जो है वो तकरीबन 6.5 बिलियन का ट्रेड हुआ। 6.5 बिलियन रुपए की ट्रेड हुई। उसमें जो खास तौर से काबिल जिक्र चीज़ है कि गोल्ड में होने वाली ट्रेड जो थी वो तकरीबन 3 बिलियन की थी और 2 बिलियन करेंसीज की ट्रेड हुई। इसमें जो चीज़ खास तौर से काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान मार्केट में इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो क्रूड ऑयल की जो मार्केट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे और करेंसीज में प्रीशियस मेटल में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। कल स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई। मेरे एक जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं उन्होंने सुबह सुबह मुझे फ़ोन भी किया और उसके बाद एक नोट भी लिखा। जब मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में चलेगी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट तो ऊपर खुली है। और मैंने कहा थोड़ा दिन का इंतज़ार कीजिए फिर देखते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई। अगेन मेरे हिसाब से दैट वाज अ पॉजिटिव साइन कि मार्केट में जो थोड़ी बहुत सेलिंग आ भी रही थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई। बात एक और कर लेते हैं जो हमारी लीडिंग कमोडिटीज़ हैं गोल्ड और क्रूड की। तो क्रूड की कीमत हमने देखा कि इस वक्त जो है वो WTI की कीमत आज तकरीबन 2% कम हुई है और ब्रेंट थोड़ी सी कमी के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो चीज़ खास तौर से काबिल जिक्र है कि इन दोनों के दरमियान जो स्प्रेड है वो फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और कल जो बात मैंने कही थी कि जो क्रूड के बारे में लोग थोड़े से खुश थे कि ओपेक प्लस की मीटिंग में शायद प्रोडक्शन कट सस्टेन करने के बारे में फैसला हो सके, लेकिन आज जो चीज़ एक सामने आई कि शायद कट सस्टेन ना हो क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग जुमेरात को शेड्यूल थी अब उसके ही बारे में शकूक पैदा हो गए कि वो जुमेरात को मीटिंग होगी या नहीं। अब आइए बात करते हैं हमारे आज के असल मौजू फर्टिलाइज़र के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में। देखिए हमने जो आपसे वादा किया था तो उसमें 3 चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो DAP की ऊपर पर बैग सब्सिडी दी जा रही है वो 925 रुपये है और यूरिया पे 243। मेरी अपनी एक ज़ाती सी राय है कि या तो इसको 900 रुपये होना चाहिए था, उसको 200 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि अब आप देखें कि हम डे टू डे डीलिंग में जो हम देखते हैं कि 1 रुपये का सिक्का, आज ये कि 5 रुपये का सिक्का जो है उसका भी यूज़ बहुत कम होता जा रहा है। और स्पेशली जब हम 600 650 रुपये या DAP की प्राइस की बात करेंगे तो उसमें जब इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो उसमें जो बीच के लोग हैं वो इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फार्मर्स को जो सब्सिडी देनी चाहिए वो 925 की, तो वो 925 के बजाय वो उनको लेन देन में कमी बेशी करें और ये एक नामुनासिब सी बात है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर्स को दी जाएगी। तो जो इनिशियल मेरा होमवर्क है कि उसके बारे में यह है कि वो फार्मर्स अपने को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद अब एक स्क्रैच कार्ड होगा और एक
स्टिकर होगा, जिसके हिसाब से वो जब फार्मर्स फिर अपनी, जिसको एक तरह से कहते हैं क्लेम, या अपना एक एसएमएस करेंगे कि हमें इतने ये इतनी फर्टिलाइजर खरीदी और इसके ऊपर हमें सब्सिडी दी जाए। तो ये स्कीम जो है ये पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका और कोविड-19 का एक हिस्सा है कि फार्मर्स को कैसे सहूलत फराहम की जाए। अब गुफ्तगू ये होती है क्या ये स्कीम सस्टेनेबल है या इट विल ओपन फ्लड गेट ऑफ करप्शन, मतलब इसकी आड़ में खुला करप्शन होगी। तो देखिए इसमें जो चीज़ काबिल सोचने के लिए है वो ये कि ये सब्सिडी देने में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बिल्कुल बहाल कर दिया गया है। अब क्या होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ लेन देन करेंगे। देखिए बहुत आसान सी बात है, इस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं कि 10 लाख बोरी जो है वो यूरिया की इस वक्त स्टॉक में पड़ी है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 10 लाख को जो करें कि 1 टन में 20 बैग आते हैं, तो 10 लाख का मतलब 20 मतलब 10 लाख इंटू 20 जब करें तो 2 करोड़ बैग। अब मुझे ये बताइए कि 2 करोड़ बैग के ऊपर स्टिकर लगाना, उनको स्क्रैच कार्ड करना, उनकी मैसेजिंग करना किस कदर गंभीर मसला है। और वो जो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ये सब गंभीर मसला इसलिए रखा गया है कि बीच में जो लोग हैं, जो डीलर्स हैं या बीच में जो लोग ब्रोकर्स कहलाते हैं, वो असल फ़ायदा उठा जाएंगे। और अगर हम लास्ट ईयर भी ये स्कीम दी गई थी तो उसका कोई भी फ़ायदा मैन्युफैक्चरर्स को नहीं हुआ था। और अभी भी मैन्युफैक्चरर्स को इस खेल से बाहर रखने से एक बात का खदशा बढ़ गया है कि लोग कुछ अपने ज़ाती मफादात के लिए ये स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे, बल्कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है। और मैं फिर वही कहूँगा कि जहाँ 6 फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर थे जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र भी मार्केटिंग करते हैं, तो अगर सिर्फ 6 मैन्युफैक्चरर्स के साथ हुकूमत किसी किस्म का डील करती, अग्रीमेंट करती, तो वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता। जो 2 करोड़ बैग की फरोख्त, हज़ारों लाखों फार्मर्स, उनकी हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन, उसके स्क्रैच कार्ड, उसके एसएमएस, ये इतना उलझन है कि इसको मैं तो आखिरी बात ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू करे और ये जो 37 बिलियन की सब्सिडी है ये मैन्युफैक्चरर्स को दे दे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और इम्पोर्टेड डीएपी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो 6 कंपनियों से डील करना बहुत आसान है बनिस्बत लाखों किसानों के। अब एक और चीज़ है कि हुकूमत को ये सब्सिडी देने की उस्ताद क्यों दरपेश आई। देखिए हमारा डे 1 से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे से मतलब शबीर काज़मी और लाइक माइंडेड लोगों का, कि फर्टिलाइज़र पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि रूल 1 ये है कि ना आप कोई टैक्स लें ना कोई आप सब्सिडी दें। तो उस के ऊपर एक चीज़ ये है कि जो फर्टिलाइज़र के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है उसको ज़ीरो कर दीजिए, ताकि फार्मर्स को डायरेक्ट बैग के ऊपर कीमत लिखी हो। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत आसान है कि वो कीमत प्रिंटेड होगी बैग के ऊपर और वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक और बात था जो कहनी आपसे ज़रूरी है कि हुकूमत 37 बिलियन की सब्सिडी दे रही है। देखिए इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो था जिसमें गवर्नमेंट को कैश की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत ही नहीं आती। अगर वो कह दें कि ये जो
اور 2 کروڑ بیگ اس وقت اسٹاک میں مینوفیکچررز کے پاس ہیں، ان کے اوپر کوئی جی ایس ٹی نہیں لگے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی مینوفیکچررز کی انکم کے اوپر کوئی کارپوریٹ ٹیکس نہیں لگے گا۔ میرے خیال ہے یہ دونوں باتیں اگر کر لی جائیں تو یہ بہت آسان ہیں، کیونکہ حکومت کا کوئی ٹیکس کا ڈپلائمنٹ نہیں ہوگا۔ صرف کیا ہوگا کہ نہ مینوفیکچررز کوئی ٹیکس دیں گے اور نہ حکومت کو کوئی سبسڈی دینی پڑے گی، اور اسی حساب سے یہ کاسٹ کے اوپر اگری کرنا ہوگا، پرائس کے اوپر اگری کرنا ہوگا کہ یہ کس طرح ادا کی جائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور میرا فرٹیلائزر انڈسٹری سے اور اسپیشلی وہ ایسوسی ایشن جو فارمرز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنا ایک لائک مائنڈیڈ گروپ اکٹھا کریں اور حکومت کو اس بات پہ تیار کریں کہ دیکھیں فرٹیلائزر پہ جو بھی سبسڈی دی جانی چاہیے وہ 6 مینوفیکچررز کے تھرو دینی چاہیے، تاکہ کام بہت آسان ہو۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو مینوفیکچررز کیوں حصہ نہیں لے رہے، کیونکہ پچھلے سال ان کو اس سبسڈی سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اردو کا ایک جو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا جو ہوتا ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک پہ پیتا ہے۔ تو اگر انڈسٹری اس وقت اس اسکیم سے حکومت سے الگ ہے تو یہ حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو تیار کرے۔ ان انڈسٹری کے لوگوں نے پاکستان میں فرٹیلائزر کی پروڈکشن بڑھانے میں بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے، فارمرز کی ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے، بیلنس فرٹیلائزر کو پروموٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے۔ تو مینوفیکچررز کو اس سبسڈی کے کھیل سے باہر نکال کے سوائے کرپشن کے ہمیں اور کچھ نہیں مل سکے گا۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔